हम कक्षा 9 पाठ 3.4 ऋण की हड्डी पढ़ रहे थे। उसमें रामस्वरूप है, उसकी पत्नी प्रेमा है और उसकी बेटी उमा है। उमा को लड़के वाले देखने आते हैं। लड़के वालों से छुपाया जाता है कि उमा बीए पढ़ी लिखी है और उनसे झूठ बोलकर उनको उसके सामने पेश किया जाता है। नाश्ता वगैरह देते हैं। उमा आती है, उस पर कुछ तर्क वितर्क होता है जो गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं। उस पर उमा गुस्सा होकर कुछ बातें उनको भी बोल देती है, जिससे उनके पिता श्री रामस्वरूप जो है वो चुप रहते हैं। इसके आगे क्या होता है देखते हैं। उमा: जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। लड़कियों के हॉस्टल में जब उमा कहती है कि तुम्हारे बेटा लड़कियों के हॉस्टल में क्या कर रहा था, तब रामस्वरूप पूछता है कि लड़कियों के हॉस्टल में तुम क्या कॉलेज पढ़ी हो? तो उमा: हाँ, मैं कॉलेज पढ़ी हूँ, बीए पास की हूँ, कोई पाप नहीं किया है, बल्कि अपने पुत्र से पूछिए कि वह ताक झांक करके कौन सी कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुंह छुपाकर भागे थे। रामस्वरूप: उमा रामस्वरूप उमा का नाम बोलते रहेगा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में: बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है, आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। गोपाल प्रसाद गुस्से में खड़े होते हैं और कहते हैं कि आपने मुझसे दगा किया है, आपकी लड़की बीए पास है और मुझसे मैट्रिक पढ़ने की बस बात की गई थी। मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। बेड ढूंढ कर उठाते बीए पास, उफ गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए वह अपनी छड़ी ढूंढते हुए बोलते हैं कि उफ बीए पास है, गजब हो जाता, झूठ का भी कोई ठिकाना होता है। ऐसा कहकर अपने बेटे को चलने के लिए कहते हैं। उमा: जी हाँ जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। वह कहते हैं। जाते हुए उमा गुस्से में कहती है उनको कि जाकर यह पता लगा लीजिएगा या देख लीजिएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, वह बैकबोन है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है, उनके लड़के के रुआसापन दोनों बाहर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद जो हैं गुस्सा हो जाते हैं, उनके लड़के के चेहरे पर रुआसापन होता है और वह बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, लेकिन उसकी हंसी सिसकियों में तब्दील हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। उन लोग चले जाते हैं। रामस्वरूप अपनी कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा चुप हो जाती है, लेकिन उनकी सिसकियाँ जो है, उनकी हंसी जो है थोड़ी देरों में सिसकियों में तब्दील हो जाती है। प्रेमा उसको देखकर घबरा जाती। प्रेमा: उमा रो रही है? प्रेमा पूछती है कि उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाता है और रतन का आना होता है। रतन: बाबूजी मक्खन। रतन कहता है कि बाबूजी मैंने मक्खन ले आया है। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। सब रतन की तरफ देखने लगते हैं और वहीं पर कहानी समाप्त होती है। आइए देख लेते हैं इसमें कि अभ्यास और प्रश्नोत्तरी में क्या दिया गया है। लड़के वालों के स्वागत में रामस्वरूप के घर में हो रही तैयारियों का वर्णन कीजिए। लड़के वाले के स्वागत में रामस्वरूप जी ने उनके बैठक व्यवस्था के लिए तख्त बिछाए थे, नए चादर बिछाए थे, उनके खाने पीने के लिए चाय टोस्ट, बैठक के लिए तख्त, मिठाई, नमकीन, कचौड़ियाँ आदि भी बनवाए थे। दूसरा है, पुराने ज़माने की लड़कियों और उमा के बीच क्या अंतर है। पुराने ज़माने की लड़कियाँ जो है कम पढ़ी लिखी होती थी और चमक धमक में आगे रहती थी। पुराने ज़माने की लड़कियाँ अगर होती उमा के जगह में तो वह चटक मटक सी तैयार होकर लिपस्टिक पाउडर लगाकर बैठ जाती। तीसरा है, उमा गोपाल प्रसाद से यह क्यों कहती है, घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले के बेटे की रीढ़ की हड्डी है या भी नहीं। उमा गुस्से में होती है, उसके पढ़े लिखे पर उंगली उठाया जाता है। उमा गुस्से में होती है और उसके बेटे के करतूत बताने के लिए कि वह कैसी कैसी हरकतें करता था, उनकी नीयत कैसी थी, ऐसा बताने के लिए, चूँकि वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करता था, जिसके लिए उसने मार भी खाई थी और उसकी हड्डी टूट गई थी। इसलिए उमा कहती है कि घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। अगला है, पाठ के आधार पर उमा का चरित्र चित्रण कीजिए। पाठ के आधार पर हमने देखा कि उमा एक पढ़ी लिखी सुशील लड़की है। वह अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती है और घर के कामों के अलावा सिलाई कढ़ाई और गाना भी उसको आता है। वह अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलना भी जानती है। अगला है,
लड़के वालों के लौटने के बाद उमा की हंसी सिसकियों में क्यों तब्दील हो गई। लड़के वाले को उमा जवाब दे देती है, कड़ा जवाब दे देती है। उसके बाद जब लड़के वाले जाते हैं तो उमा यह सोचने लगती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी सुशील सर्वगुण संपन्न हूँ, उसके बाद भी मुझे भेड़ बकरियों की तरह इनके सामने पेश किया गया। मेरी पढ़ाई लिखाई जो मेरी तालीम है उसे इन सब से छुपा कर भेड़ बकरियों की तरह उनको दिखाया गया है ताकि मेरी शादी हो सके। इसलिए वह यह सोचकर उसकी हंसी जो है सिसकियों में तब्दील हो जाती है और वह रोने लगती है। अगला है, उमा के पिता द्वारा अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के समय उसे छिपाना, यह विरोधाभास उनकी इस विशेष व्यवस्था को दिखाता है। रामस्वरूप जो है मानते हैं कि स्त्रियों का पढ़ा लिखा होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए वह उमा को अत्यधिक पढ़ाता लिखाता है। किंतु आजकल दकियानूसी सोच के कारण कुछ लोग पढ़े लिखे हुए लड़कियों को अच्छा नहीं मानते हैं। तो उनको लगता है कि यदि मैं पढ़ा लिखे हुए लड़की है करके बता दूंगा तो मेरी बेटी का ब्याह नहीं होगा, उसको पसंद नहीं करेंगे। इसलिए वह उनकी दकियानूसी सोच को बढ़ावा देते हुए उमा चूँकि पढ़ी लिखी रहती है उसको छुपा देते हैं। तो यह था हमारा पाठ 9 चैप्टर 3.4 ऋण की हड्डी। अभ्यास प्रश्नोत्तर भी इसी में हो गए हैं। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।